हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th हिस्ट्री से जो आपका थर्ड चैप्टर है नोमैडिक एम्पायर्स, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूं और इस चैप्टर के फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें और टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद आपको सर्च मारना है क्लास 11 ESP। यहाँ पे आपको हमारा ग्रुप दिख जाएगा और वहाँ पे सारे नोट्स टाइम टू टाइम अपलोड कर दिए जाते हैं। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है नोमैडिक एम्पायर्स, यानी कि इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मंगोल एम्पायर के बारे में। जो मंगोल्स होते थे वो किस तरीके के लोग होते थे, उन्होंने अपने एम्पायर को कैसे बहुत ही बड़ा किया और उनका जो एक बहुत ही फेमस जो किंग हुआ, रूलर हुआ, जिसका नाम था चंगेज खान, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो जो मेन हीरो है आज के चैप्टर का वो चंगेज खान है। अब आप उसको हीरो समझो चाहे उसको विलेन समझो भाई, पर वो अपने मंगोलिया के लोगों के लिए तो हीरो ही था। ठीक है, जो मंगोलिया आज एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, सो मंगोलिया एक टाइम पे मंगोल एम्पायर हुआ करता था जो बिल्कुल चाइना के पास में ही है। और उस टाइम पे वहां पे एक रूलर हुआ चंगेज खान, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। सो आई होप ये इंट्रोडक्शन से आपको हेल्प मिली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले वर्ल्ड मैप में आपको दिखाना चाहूंगा कि मंगोलिया कहाँ पे सिचुएटेड है। आपके सामने वर्ल्ड मैप है, ये अफ्रीका है, ठीक है, दिस इज अफ्रीका। और ये हमारा इंडिया है, ठीक है, दिस इज इंडिया। इसके ऊपर जाओगे यहाँ से तो ये उस टाइम का मंगोल एम्पायर था, ठीक है, जिसमें चाइना का भी बहुत सारा पार्ट आता था और यहाँ से रशिया का भी बहुत सारा पार्ट आता था। तो ये इतना बड़ा जो एम्पायर आपको नजर आ रहा है, दिस इज द मंगोल एम्पायर ड्यूरिंग इट्स पीक, व्हेन इट वाज ऑन पीक, जहाँ उसने अपनी टेरिटरीज को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है, सो वर्ल्ड मैप से आपको समझ तो आ गया होगा मंगोल एम्पायर कहाँ पर है। और यहाँ पे लिखा है नोमैडिक एम्पायर्स रेफर टू एम्पायर्स एस्टेब्लिश्ड बाय नोमैडिक ग्रुप्स। ये उन लोगों का एम्पायर था जो नोमैड्स थे। नोमैड्स कौन होते हैं? जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, जो कि पूरी तरीके से अपने एनिमल्स के ऊपर, यानी कि जो उनके पास जो कैटल है उसके ऊपर रिलाय करते हैं। कहने का मतलब है जो लोग अपने एनिमल्स का जो है मीट होता है, ठीक है, उनसे जो प्रोड्यूस होता है चाहे मिल्क वगैरह हो गया, उसको ट्रेड करके, ठीक है, और पूरी तरीके से अपने एनिमल्स के ऊपर रिलाई करते हैं, वो लोग नोमैड होते हैं। और आप सोचो कि इन्हीं नोमैड लोगों ने अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके रख दिया, जिसके आगे बड़े बड़े जो रूलर्स थे उन्होंने घुटने टेक दिए अपने। तो आपको नोमैड का मतलब समझ में आ गया होगा। देखो अभी भी नहीं समझ आया तो बैकग्राउंड में ये इमेज देख लो, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं अपने अपने भाई जो एनिमल के ऊपर सवार होकर और इसी से ट्रेड करते हैं, इन्हीं एनिमल्स के ऊपर रिलाई करते हैं, ये अपनी लाइवलीहुड जो भी इनका जो रोजगार है वो सब इसी से चलता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वर द मोंगोल्स? मोंगोल्स आखिर थे कौन? सो द मोंगोल्स वर अ नोमैडिक ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक नोमैडिक ग्रुप के लोग थे जो कि अपने एनिमल्स के ऊपर रिलाय करते थे और हेयर एंड देयर मूव करते रहते थे और सेंट्रल एशिया में ये लोग रहते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, चाइना के बिल्कुल पास में था और इंडिया से ऊपर। एंड दे वर नोन फॉर देयर स्किल्ड हॉर्स राइडिंग। उनको हॉर्स राइडिंग की जो उनकी स्किल्स थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। आप समझ लो उनकी स्किल्स में बहुत माहिर थे हॉर्स राइडिंग की। और वॉरफेयर की जो टेक्टिक्स होती है, जो लड़ाई लड़ने की जो एक स्किल होती है, वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये लोग इन्हीं स्किल्स की वजह से आगे बढ़े। आगे अगर हम देखें, द हार्श एनवायरमेंट ऑफ द स्टेपीज। स्टेपी क्या होता है? देखो, ग्रास होती है, घास होती है, और बहुत बड़ी जमीन पे अगर घास होती है तो उसको क्या कहेंगे हम? ग्रास लैंड। ठीक है, और इसी ग्रास लैंड को यहाँ पे मंगोलिया में कहा जाता था स्टेपीज। ठीक है, अब ये जो स्टेपीज होते थे यहाँ का एनवायरमेंट थोड़ा हार्श होता था। ठीक है, और यहीं पर ये मंगोल लोग पल कर बड़े हुए थे। और यहाँ पे आप देखोगे ये लोग हर्डर थे, ठीक है, अपने एनिमल्स वगैरह पर रिलाय करते थे, हंटिंग करते थे जानवरों की, ठीक है भाई, शिकार करके और उसी से अपना गुजारा करते थे, इधर उधर रेड कर लिया करते थे। देखो ये होते हैं ग्रासलैंड, जो आपको मेरे बैकग्राउंड में नजर आ रहे होंगे बहुत अच्छे से, इसको हम ग्रासलैंड कहते हैं। और मंगोलिया आप अगर आज भी जाओगे ना, ये दुनिया की मेरे हिसाब से सबसे खुली कंट्री है, जहां पे बहुत ही कम लोग रहते हैं
मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे डेटा याद आ रहा है, हर आप कह सकते हो प्रति वर्ग किलोमीटर पर यहाँ पे 2 लोग पाए जाते हैं, बस 2 लोग सिर्फ पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो आप मान के चलो कि भाई सिर्फ और सिर्फ 2 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पे रह रहे हैं, तो वो कितना खाली एरिया होगा। और आज भी वो उसी तरीके का एरिया है, खाली खाली सा है, और ऐसे ही ग्रास कवर है पूरा का पूरा। अब अगर मैं आपको बताऊं, ये लोग जो है हंटिंग करते थे, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हो। भाई हंटर क्या करेगा, अभी ये हंटिंग करके जो जानवर पकड़ेगा उसको खाएगा, उसके मीट को बेच देगा जो एक्सेस में इसके पास आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको? तो इसी के ऊपर इनका सब कुछ चल रहा था, एनिमल्स के ऊपर ही ये पूरा का पूरा इनका ग्रुप बेस्ड है, एनिमल पे ही रिलाई करते थे ये सारे लोग। अब अगर हम आगे बढ़ें कि हमें मंगोल्स के बारे में वो कौन से एविडेंस हैं जो बताते हैं, सबसे पहले आते हैं क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल का मतलब होता है जो बड़े बड़े हिस्टोरियंस हुए, ठीक है, अलग अलग जगह के, कोई यूरोप का हिस्टोरियन होगा, कोई एशिया का होगा, कोई रशिया का होगा, अलग अलग हिस्टोरियंस ने जो क्रॉनिकल्स लिखे हैं वहां से हमें पता चलता है। फिर आते हैं ट्रैवलॉग्स। ट्रैवलॉग का मतलब क्या होता है, ट्रैवल यानी कि कहीं पे घूमना, और ट्रैवलॉग का मतलब होता है जब आप कहीं घूमने जाओ और आप अपने आसपास कुछ भी देखो और उसके बारे में जब आप कुछ लिखो तो वो ट्रैवलॉग कहलाता है। तो जो भी ट्रैवलर्स आते थे जो अपने ट्रैवलॉग लिखते थे, वहां से अभी मंगोल्स के बारे में पता चलता है। फिर है डॉक्यूमेंट ऑफ अर्बन लिटरेचर, जो उस टाइम का लिटरेचर लिखा गया होगा उसके अंदर भी मंगोल्स के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र आता है। फिर आता है एविडेंस फ्रॉम चाइनीज, मंगोलियन, पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेजेस। चाइनीज में कुछ लिखा गया होगा, भाई वहाँ की हिस्ट्री में भी मंगोल्स के बारे में आता है। फिर मंगोलियन, और जो वहाँ के लोग थे, मतलब मंगोलिया के लोग थे, उनकी अपनी खुद की भी कोई लिटरेचर, कोई हिस्ट्री रही होगी, वहाँ से पता चलता है। पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज के अंदर भी मंगोल्स के बारे में दिया हुआ है अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ते हो। सो ये कुछ एविडेंस हैं 4-5 जो कि आप लिख सकते हो अपने नोट्स बनाते टाइम। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें, अब हम बात करेंगे मंगोल्स की सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में। सो इनका नोमैडिक लाइफस्टाइल था, जैसा कि मैंने आपको बताया जो मंगोल्स थे वो नोमैडिक लोग थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे इधर उधर अपने जानवरों के साथ, और हर्डर थे ये, ठीक है, और पेस्टोरलिज्म फॉलो करते थे, यानी कि अपने एनिमल्स को पालते थे, कैटल्स वगैरह होती थी, ठीक है, जैसे चरवाहे टाइप होते हैं। और वो इधर से उधर जो स्टेपीज होते थे, स्टेपीज मैंने अभी आपको बताया ना क्या होता है, जो ग्रास लैंड होता है उसको स्टेपी कहा जाता है। तो ये इधर उधर स्टेपीज में अपने जानवरों को लेकर घूमते रहते थे, और इनके पास जो है हॉर्सेस होते थे, शीप होती थी, गोट होती थी, ठीक है, और याक होते थे जो ठंडे इलाकों में होते हैं, कैमल्स होते थे, ठीक है। तो ये इनके जानवरों के नाम हो गए जो जो ये पाला करते थे। अब अगर हम आगे बढ़ें, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन, देखो मंगोल्स की जो सोसाइटी थी वो ट्राइब्स में बटी हुई थी और उनके क्लैंस बटे हुए थे। हर कबीले का एक मेन सरदार होता था, चीफ होता था, ठीक है, याद रख लो। ट्राइब का मतलब होता है कबीले, एक तरीके से कबीलों में बटे हुए थे, और उसका एक सरदार होता था, एक चीफ होता था। ईच ट्राइब हैड अ लीडर, जैसा कि मैंने आपको बताया हर कबीले का एक लीडर होता था जिसको खान कहा जाता था। याद रखना, खान वर्ड का मतलब होता है लीडर, उस टाइम पे खान का मीनिंग होता था लीडर। सो हर ट्राइब का एक खान होता था, एक लीडर होता था, और जो खान होता था वो उसकी ब्रेवरी के बेसिस पर कितना भाई वो बहादुर है, उसकी मिलिट्री स्किल्स के बेसिस पर कितनी उसकी मिलिट्री स्किल्स हैं, लड़ने की स्किल्स उसकी कैसी हैं, और उसकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, एबिलिटीज कितनी हैं, इसके बेसिस पे हर ट्राइब का चीफ चुना जाता था। समझ आ रहा है? समझ लो कि किसी भी ट्राइब का अगर कोई सरदार होगा तो भाई ऐसे तो नहीं किसी को भी उठा के सरदार बना देंगे, उसके अंदर मिलिट्री स्किल्स हो, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हो, उसके अंदर बहादुरी हो, ये सारी चीजें देखने के बाद ही चूज किया जाता था। तो ट्राइबल लोग थे भाई मंगोल्स जो थे, ट्राइब्स में बटे हुए थे, क्लैंस में बटे हुए थे। अभी तक तो मैं आपको इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं सिर्फ कि मंगोल्स लोग थे कैसे, ठीक है। अभी अपने जो मूवी का असली हीरो है वो तो अभी आगे आएगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये जहां मंगोल लोग रहते थे, नोमैडिक लोग, उसके कुछ दूरी पर ना कुछ लोग सोसाइटी में अच्छी तरीके से भी रहते थे। ये मंगोल्स तो क्या थोड़े से बर्बरिक थे, या आप ये मतलब ये मान के चलो थोड़े सिविलाइज्ड कम थे, लेकिन जो इनके आसपास के एरियाज थे, चाइना वगैरह, वहां पे सिविलाइज्ड लोग भी रहा करते थे, प्रॉपर अच्छी सोसाइटी, सेटल्ड सोसाइटी। देखो ये तो नोमैड थे, नोमैड का मतलब ये होता है एक जगह जो टिकता नहीं है, इधर गया कभी उधर गया कभी उधर गया जानवरों को लेके। लेकिन इनके आस पड़ोस में, नेबर में सेटल्ड सोसाइटी भी थी, यानी कि जो परमानेंटली लोग वहां रहते थे।
कभी कभी क्या होता था, इनका जो स्टेपी रीजन है जहाँ पे ये लोग रहते थे, जो पूरा घास से कवर था, वहाँ पे रिसोर्सेज की शॉर्टेज होया करती थी। सो ये क्या करते थे, अपना कुछ सामान ले जाकर चाइना में एक्सचेंज कर देते थे, बार्टर सिस्टम चलता था। अपने यहाँ से कुछ एनिमल का सामान देते थे, उनके वहाँ से कोई रिसोर्सेज ले लेते थे। तो इनको पता था कि चाइना जो है ना, वहाँ पे लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, अगर हम वहाँ पे लूटपाट करेंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि मंगोलिया के अंदर नहीं थे रिसोर्सेज ज़्यादा। अब देखो, ये अपना मंगोल एम्पायर है, और इस साइड अपना ये पूरा मंगोल एम्पायर है, इस साइड अपना थोड़ा चाइना पड़ता है। इनको पता था इधर सेटल्ड लोग रहते हैं, तो इनके पास कुछ ना कुछ होगा रिसोर्सेज में, ठीक है। अब होता क्या है आगे देखो, वो चाइनीज लोगों को जो इन्होंने हंटेड प्रे का मतलब क्या होता है, देखो मैंने बॉक्स में लिखा है, एन एनिमल और बर्ड दैट इज किल्ड एंड ईटन बाय अनदर एनिमल और बर्ड इज कॉल्ड प्रे। कहने का मतलब है, जो जानवरों की बॉडी होती थी, मरी हुई बॉडी, डेड बॉडी, ठीक है, जानवरों की बॉडी, उसको ये लोग ले जाते थे, चाइनीज लोगों को बेच देते थे। और इसके अलावा अपने घोड़े होते थे उसको बेच देते थे। घोड़ों के या जानवरों के जो मतलब जो अलग जानवरों के फर होते थे, या शीप हो गया, उसकी जो ऊन होती थी, उसको ये लोग बेच देते थे। एंड टुक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है, और उसके बदले में जो है ये एग्रीकल्चर से जो चीज़ें आती हैं खाने वाली, वो ले लिया करते थे, और आयरन के टूल्स ले लिया करते थे इन एक्सचेंज, ठीक है। अपने यहाँ से ये क्या देते थे, एनिमल कोई मरा हुआ, कोई उसकी डेड बॉडी, कोई बर्ड वगैरह की डेड बॉडी, उसको बदले में देकर और वापस में वो एग्रीकल्चरल कोई प्रोड्यूस ले लिया करते थे। ओके, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम आगे बढ़ें, ये जो नोमैडिक लोग थे, जब ये लगातार ट्रेड करने लगे चाइना के साथ, तो इनको एक चीज समझ में आ गई कि भाई चाइना के पास ना माल बहुत है, चाइना को अब लूटना चाहिए। सो नोमैडिक क्लैंस अटैक्ड चाइना, और लगातार उनकी चाइना की सिटीज को लूटा इन लोगों ने, दे लूटेड, ठीक है। और चाइनीज जो एम्परर हुए उस टाइम पे, जो राजा हुए, उन्होंने इन मंगोल्स के डर से एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवा दी, जिसको आज हम सभी जानते हैं, ठीक है, दुनिया का अजूबा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आपने भी इसका नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं फोटो में आपको दिखा देता हूं। जो आपको मेरे पीछे नजर आ रही है, दिस इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये बनाई गई थी मंगोल्स के अटैक को रोकने के लिए। किसने बनवाई थी? चाइनीज एम्परर्स ने बनवाई थी, क्योंकि मंगोल्स लगातार यहाँ की सेटल्ड सोसाइटीज के ऊपर अटैक करते थे। तो इस वजह से ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एज यू कैन सी बिहाइंड मी, वॉज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। सिंपल है, यहाँ तक आगे चलते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि मेन है चंगेज खान। चंगेज खान ये हमारा पूरा समझ लो चैप्टर का हीरो है, अब आया है। सो मंगोल्स का बैकग्राउंड आपको पता चल गया है कि वो लोग कैसे थे, क्या करते थे, कहाँ रहते थे। इन्हीं मंगोल्स का बच्चा जिसका नाम था चंगेज खान, वो 1162 में उसका जन्म हुआ था, और इसका जन्म हुआ था ओनोन रिवर के पास, इन द नॉर्थ ऑफ प्रेजेंट डे मंगोलिया। नॉर्थ मंगोलिया के अंदर जो एक रिवर है, ओनोन रिवर, वहां पे इसका जन्म हुआ था। देखो प्रेजेंट डे मंगोलिया कैसा दिखता है वो भी जानना जरूरी है ना वर्ल्ड मैप पे। ये अपना इंडिया है, ठीक है। आप अगर इंडिया को देख पा रहे हो तो इंडिया से ऊपर नेपाल है, नेपाल से ऊपर चाइना है, चाइना को पार करके ऊपर जाओगे तो ये छोटा सा सिमट के रह गया है ना, ये ही मंगोलिया है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इसके बॉर्डर जो है रशिया से भी टच हो रहे हैं, चाइना से भी टच हो रहे हैं। ओके, सो ये मंगोलिया है अपना, आपको सिंपली समझ आ गया होगा। और मंगोलिया के नॉर्थ में ओनोन रिवर है, यहाँ पे चंगेज खान का जन्म हुआ था। सो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये है चंगेज खान, जो आपके सामने नजर आ रहा है। शकल से इतना खतरनाक लग रहा है, अभी आगे देखना कि भाई इसके साथ इसके बचपन में क्या क्या हुआ था और आगे चल के इसके साथ क्या क्या हुआ था। बचपन में इसका नाम तेमुजीन था। याद रखिएगा चंगेज खान इसका ओरिजिनल नाम नहीं था, ये इसकी बहादुरी के ऊपर इसको नाम मिला था। पर अभी हम बचपन से स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं तो बचपन का नाम जान लेते हैं। तेमुजीन इसका रियल नाम था, और इसके फादर का नाम था येसुजेई, और वो एक चीफ थे, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया मंगोल लोग अलग अलग ट्राइब्स में बटे हुए थे, क्लैंस में बटे हुए थे। सो येसुजेई जो चंगेज खान यानी कि तेमुजीन के जो पिता थे, वो एक चीफ थे ऑफ द कियात, ठीक है। कियात अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज रिलेटेड टू बोरीजिड क्लैन, यानी कि बोरीजिड क्लैन का एक ग्रुप था, कियात ग्रुप। इसमें बहुत सारी फैमिलीज आती थी, और उसके लीडर थे, मेन चीफ थे चंगेज खान यानी कि तेमुजीन के पापा येसुजेई। यहाँ तक समझ आ रहा है? यानी कि इनका कनेक्शन जो है
वो चीफ वाली फैमिली से ही था। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। जो चंगेज खान के फादर थे उनका मर्डर हो गया था जब चंगेज खान बहुत ही छोटी एज में थे, बहुत कम उम्र के थे, और पापा की डेथ हो गई, मर्डर हो गया था। चंगेज खान की मदर का नाम था ओलुन इके। ठीक है, इनके नाम थोड़े से मंगोलियन है तो आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत भी हो सकता है फनी वे में आपको याद भी हो जाए। तेमुजीन उसका नाम था, येसुजई पापा का नाम था, और मदर का नाम था ओलुन इके। और ओलुन इके ने ही तेमुजीन को पाला पोसा, और उसके जो ब्रदर थे और जो स्टेप ब्रदर थे, ठीक है, उन्होंने बचपन से लेकर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें देखी थी। सो भाई मर्डर हो गया था, और मर्डर किसने करवाया था वो भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। मर्डर हो चुका था, बचपन में माँ ने पाला, तो आप समझ सकते हो कि कितनी तकलीफें हुई होंगी एक माँ को पालने में, अपने बच्चे पालने हैं और भाई उसका हस्बैंड है नहीं। ठीक है, तो देखो इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तेमुजीन वॉज कैप्चर्ड एंड एनस्लेव्ड। भाई कुछ सालों बाद तेमुजीन जो हमारा चंगेज खान है छोटू वाला, उसको पकड़ लिया किसी ने किडनैप करके, और उसको एनस्लेव यानी कि उसको स्लेव बना दिया, गुलाम बना दिया अपना। सोचो अब इसके साथ ये सीन भी हुआ है बचपन में। वो चंगेज खान ऐसे ही खतरनाक नहीं बन गया था, उसने बचपन में ऐसी ऐसी चीजें देखी थी जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। उसको एनस्लेव कर दिया गया। चंगेज खान की जो वाइफ थी उसका नाम था बोरटे। अब जो बोरटे है उसको भी किडनैप कर लिया गया। ठीक है, अब समझो इसके पापा का मर्डर हो गया, मम्मी ने इसको बचपन में पाला, फिर चंगेज खान को भी किडनैप करके इंस्लेव्ड कर दिया, फिर उसकी जो वाइफ बोर्टे है उसको भी किडनैप कर दिया, एंड ही हैड टू फाइट टू रिकवर हर, और उसको बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी अपनी वाइफ को वापस रिकवर करने में। सो आप सोचो कितनी तकलीफें हैं जो अभी तक वो झेल रहा है। अभी तो छोटा है, मतलब छोटा था, अभी जस्ट शादी हुई है उसकी, बहुत ही कम एज में है। ठीक है, तेमुजीन ही है अभी, वो चंगेज खान नहीं बना। अभी जब आगे चंगेज खान बनेगा ना तो देखना कि इसका क्या क्या होगा। अब देखो आगे, और इतनी मुश्किलों के ये जो साल गुजर रहे थे, उसने अपने कुछ फ्रेंड बनाए। देखो फ्रेंड तो हम सभी के होते हैं जो मुसीबत में काम आते हैं। सो उसने पहला दोस्त बनाया भोगुरचू। अब देखो मैंने कहा था इसके नाम हो सकते हैं याद ना भी रहे और याद रह भी जाएं, फनी से नाम है थोड़े से। भोगुरजू, ठीक है, जमुका, ये आप याद कर सकते हो, हंसते खेलते याद हो जाएंगे, इतने टफ नाम नहीं है ये। भोगुरचू, जमुका, ये इसके ब्लड ब्रदर। ब्लड ब्रदर पता है क्या होता है इनके में, जो दोस्त क्यों ना हो लेकिन अगर वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत साथ रहता है आपके, तो ये उसको ब्लड ब्रदर कहते थे, जिसको अंडा कहा जाता था इनके लैंग्वेज में, अंडा। ठीक है, यानी कि ब्लड ब्रदर, खून का रिश्ता समझ लो। अगर कोई दोस्त बन गया तो वो खून का रिश्ता माना जाता था। सो यहां तक आपको समझ आ रहा है। अपना जो तेमुजीन है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, शादी हो गई है उसकी, अब उसके यार दोस्त बन रहे हैं, एक जम्मू का है, ठीक है, एक भोगुरचू है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तेमुजीन ने फिर ना एक अलायंस बनाया। अलायंस का मतलब क्या होता है, किसी के साथ आप मतलब अपना अलायंस कर रहे हो, आप किसी के साथ मिल रहे हो, शामिल हो रहे हो जाके। सो जो द कैरियट्स के जो रूलर थे, रूलर ऑफ द कैरियट्स, ठीक है, जिसका नाम था ओंग खान, जो कि हिज फादर्स ओल्ड ब्लड ब्रदर, जो कि उसके पापा का ब्लड ब्रदर था, बहुत पुराना। कह सकते हो कि जो तेमुजीन के पापा जी थे ना, उनका दोस्त या भाई समझ लो, उसका नाम था ओंग खान। तो इसने ओंग खान के साथ तेमुजीन ने अपना अलायंस बनाया कि भाई मेरे पापा का पुराना दोस्त है, भाई जैसा है, तो इसी के साथ अलायंस बनाते हैं। और ओंग खान को तुगरिल भी कहा जाता था। ओंग खान नाम याद रख लो, बहुत ईजी है। अब जो ओंग खान है ना, अभी अपने तेमुजीन यानी कि चंगेज खान ने इसके साथ में अलायंस बनाया है। अब आगे देखो इसके साथ भी कुछ ना कुछ होगा। लेट्स सी, तेमुजीन टू चंगेज खान। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो तेमुजीन था वो कैसे चंगेज खान में बदल गया, इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। तो देखो तेमुजीन जो कि चंगेज खान है, रिमेन्ड एन अलाई, यानी कि एक वो अपना जो ओंग खान के साथ उसने अलायंस बनाया था उसके साथ वो अलायंस में रहा बिटवीन 1180s एंड 1190s। लगभग उसने 10 साल तक अपना ये अलायंस बनाए रखा ओंग खान के साथ में, जो भी करता था उसी के साथ मिल के करता था। और उसने इस अलायंस का यूज़ किया बड़े बड़े लोगों को, अपने दुश्मनों को हराने के लिए। पावरफुल जो उसके एनिमीज थे उसको इन्होंने हराया ओंग खान की सपोर्ट से। ठीक है, तो ओंग खान एक तरीके से इसको सपोर्ट देने के लिए आया और इन्होंने अलायंस बनाकर 10 सालों तक
लगभग इन्होंने लोगों को मारा पीटा खूब। इन्होंने जो भी चंगेज खान को अपना दुश्मन नजर आ रहा था, चंगेज खान ने सबकी फिल्म बनाई अच्छे से, ठीक है। अब समझ लो कि तेमुजीन नहीं रहा वो, अब वो बाप का भी बदला लेगा, भाई का, बहन का, सबका बदला लेगा। अब आप यहाँ पे ये समझ लो, अब वो एक बारी बड़ा हो गया है, उसको मिलिट्री की स्किल्स आ गई भाई। उसने ओंग खान के साथ 10 साल गुजार दिए। सोचो, ओंग खान अपने आप बहुत बड़ा रूलर था, तो उसके साथ उसने जो सीखा, अब देखना कि आगे वो क्या करेगा, अब वो और किस किस को पछाड़ेगा। देखो, अब अपना चंगेज खान ऐसा हो जाएगा बचपन से, जिसने इतना सब कुछ देखा था। देखो, ही डिफीटेड जम्मू का। अब देखो, जम्मू का तो आप बोलोगे इसका दोस्त था, लेकिन ये इसका पुराना दोस्त था, अब इसका ये दुश्मन बन चुका था। तो जमूका को इसने हराया एंड उससे इसको कॉन्फिडेंस आ गया। इसने जमूका अपने पुराने दोस्त को हरा दिया। देन ही मूव्ड अगेंस्ट अदर ट्राइब्स, फिर वो और ट्राइब्स को हराने के लिए आगे बढ़ा। मैंने अभी आपको बार बार बताया है, मंगोलिया जो था उस टाइम पे, जो मंगोल्स की जो सोसाइटी थी वो ट्राइब में बटी हुई थी। हर ट्राइब का एक रूलर होता था जिसको खान कहा जाता था। तो वो जितने भी खान थे ना, सबको हराना चाहता था चंगेज खान। तो वो ट्राइब बाय ट्राइब हर किसी पे अटैक कर रहा था। फिर क्या हुआ, लाइक द पावरफुल ततार्स। अब ततार जो एम्पायर था, जो कि उसके पापा के हत्यारे थे, किलर्स थे, द केरियट्स एंड ओंग खान। देखो भाई, पहले तो इसने अपने दोस्त को हराया जिससे इसको कॉन्फिडेंस आ गया। अब चंगेज खान ने अपने फादर के जो किलर्स थे ना भाई, जिसने इसके पापा को किल किया था, मारा था, मर्डर किया था, इसने उसको भी मार डाला जाके, कि भाई तूने मेरे बाप को कैसे मारा। फिर उसके बाद जिसने इसको 10 साल साथ रखा अपने, जिसको इसको सब कुछ सिखाया, अलायंस बनाकर अलाई की तरह इसको रखा, ओंग खान, उसको भी इसने भाई हरा दिया 1203 में, उसको भी मार दिया। बोला भाई तू भी साइड हट, मैं बनूंगा अब खान यहाँ का, खानों का खान चंगेज खान, ठीक है। तो इसने अपने दोस्त को हरा दिया, अपने बाप के किलर्स जो थे उसको हरा दिया, जिसने इसको सिखाया सब कुछ 10 साल अपने पास रखा उसको भी हरा दिया। अब यहां से ये पावरफुल बंदा बन चुका है। चंगेज खान हैड रीऑर्गेनाइज्ड मंगोल पीपल। अब इसने बोला कि मैं मंगोल्स जितने भी हैं ना, मेरे अपने लोग हैं, इन सबको रीऑर्गेनाइज करूंगा और इनको एक मिलिट्री फोर्स में बनाऊं, मतलब इनको शामिल करूंगा सब। इसने ये बोल दिया कि जो भी मेरे फ्यूचर कैंपेन्स होंगे ना, आगे मुझे और भी तो लोगों को हराना है, अपने मंगोल्स जो हैं, जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, इन्हीं में से मैं बंदे लेकर जाऊंगा ट्रेन करके, और इनको भी मैं रीऑर्गेनाइज करूंगा, अच्छे से रहना सिखाऊंगा। यहां से चंगेज खान स्टार्ट हो गया भाई। जो उसको लगता था ना इसको हराना है, वो ठान लो, अगर उसने ठान लिया तो आप मान लो कि वो उसको हरा कर ही आएगा। वो इतनी जल्दी शांत नहीं बैठता था चंगेज खान, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, इन क्विरिलटाई, क्विरिलटाई का मतलब होता है एक ऐसी असेंबली जहां पे मंगोल्स के जितने भी चीफ होते थे वो सारे लोग आते थे, सभी ट्राइब के जो चीफ होते थे। मैंने आपको बताया मंगोल्स की बहुत सारी ट्राइब होती थी, तो जितनी भी ट्राइब थी ना, उसके जितने भी चीफ थे, उनकी एक असेंबली होती थी जिसको कहा जाता था क्विरिलटाई। क्विरिलटाई जो थी, उसमें बोला गया कि भाई हम सभी यहाँ पे ट्राइब्स के लोग आए हुए हैं और हम मानते हैं कि चंगेज खान हमारा ग्रेट खान है मंगोल्स का। समझ लिया आपने। अब तेमुजीन जो एक बालक था, अब वो यहाँ पे इस असेंबली में बन चुका था चंगेज खान, द ग्रेट खान। इन लोगों ने बोल दिया हमारा तो यही रखवाला है, यही प्रोटेक्टर है, दिस इज द ग्रेट खान चंगेज खान, ओके। और उसको टाइटल मिला चंगेज खान का इसी असेंबली में। इससे पहले उसको लोग तेमुजीन कहते थे, बट ये जो असेंबली हुई थी मंगोल चीफ की, इन्होंने इसको ये टाइटल दिया। और इसको एक और टाइटल मिला था ओशियन खान, ठीक है, ओशियनिक खान। और इसके अलावा यूनिवर्सल रूलर, जो पूरे यूनिवर्स का रूलर हो। तो समझो इसको 2-3 टाइटल मिल गए, इसको चंगेज खान नाम पड़ गया यहाँ से इसका। तो यहाँ से ये एक पावरफुल रूलर बन चुका था पूरा 100%। अब हम ये समझेंगे कि जो चंगेज खान है, इसने अपने कैंपेन कैसे कैसे चलाए। तो देखो, द फर्स्ट कंसर्न ऑफ चंगेज खान वॉज टू कॉन्कर चाइना। ये चाइना जो है ना, ये बहुत पावरफुल था उस टाइम पे, और ये चाहता था कि भाई चाइना को जो है पूरी तरीके से कॉन्कर करना, ठीक है, उसको ये हराना चाहता था। तो चाइना वॉज डिवाइडेड इनटू 3 किंगडम्स। चाइना में उस टाइम पे 3 किंगडम थे। पहला था सिया किंगडम, जिसमें तिब्बत के कुछ लोग थे ओरिजिन के, जो मिलकर चला रहे थे नॉर्थ वेस्ट चाइना में। इसके अलावा द जुरचेन ऑफ चीन डायनेस्टी, ठीक है, ये भी एक किंगडम था जो कि नॉर्थ चाइना में था, ठीक है। तीसरा किंगडम था द सुंग डायनेस्टी,
जो कि साउथ चाइना में थी। तो इन 3 किंगडम्स को हराना था चंगेज खान को, ये इसके कैंपेन का पहला कंसर्न था। अब इसकी स्ट्रेटजी समझते हैं, इसकी स्किल समझते हैं चंगेज खान की। देखो चंगेज खान ने बचपन से लेकर ज़्यादातर अपना जो टाइम था वो मिलिट्री कॉम्बैट, मिलिट्री स्किल्स को सीखने में ही गुजारा था। आप भूलिए मत, वो बचपन से ही ये सब चीज़ें देखता आ रहा था। कैसे उसके पापा को मार दिया गया, कैसे उसकी वाइफ को किडनैप किया गया, कैसे उसको भी एक बार किडनैप कर लिया गया था। तो उसने बचपन से ना ये सारी चीज़ें देखी थी, लड़ाई झगड़ा मार पीट। तो वो मिलिट्री में बहुत अच्छा था। हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स वर स्टनिंग, और उसकी जो मिलिट्री अचीवमेंट्स थी वो बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग थी। खासकर मंगोल्स की हॉर्स राइडिंग करते समय जो आर्चरी की स्किल्स थी वो सबसे ज़्यादा याद रखी जाती है, कि भाई वो घोड़ा चलाते चलाते कब आपको तीर धनुष से मार देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, इतनी क्विक इतनी फास्ट उनकी स्किल थी। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। द हॉर्स राइडिंग स्किल्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मंगोल्स और तुर्क, कुछ तुर्क लोग भी शामिल थे भाई इसके मंगोल्स की आर्मी में। उन्होंने एक स्पीड दी, घोड़े को एकदम स्पीड में भगाते थे और ऐसे तीर छोड़ते थे कि भाई बंदा ही खत्म। और मोबिलिटी बहुत ज़्यादा आई आर्मी में, समझ रहे हो। तो ये थोड़ी सी इनकी मिलिट्री अचीवमेंट आप मान सकते हो। और उनकी रैपिड शूटिंग भी बहुत अच्छी थी भाई, ठीक है। आप समझ लो उनके जो आर्चर्स थे वो घोड़े के पीछे बैठ के रैपिड शूटिंग आर्चर्स थे, यानी कि इतनी तेज स्पीड से वो अपनी आर्चरी स्किल्स दिखाते थे, तीर धनुष की इतने परफेक्ट हो गए थे कि भाई बाद में उनको बहुत फायदा मिला इसका, ठीक है। तो इनकी ये देखो, ये जो तीर धनुष होते हैं इसको ये घोड़ा चलाते चलाते छोड़ देते थे। तो सोचो कि कितने ज़्यादा ये उस टाइम पे एडवांस हो गए थे लड़ाई में। अब एक ना इससे समझाता हूँ आपको इनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या क्या थी जो मंगोल लोग थे। एक तो इनकी कैवलरी जो थी वो बहुत स्किल्ड थी, ठीक है। जो आर्मी का ये पार्ट होता है कैवलरी वाला, ये इनकी बहुत ज़्यादा स्किल्ड थी भाई। आर्मी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, आप पूरा ये समझ लो ट्रेंड आर्मी थी। और आर्चरी स्किल्स बहुत ही अमेजिंग थी, जो मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ कि जो भाई तीर धनुष चलाना। मिलिट्री पावर इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन थी, ऐसा नहीं है कि आलस में पड़े हुए हैं भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही डिसिप्लिन्ड इनके वो थे सारे के सारे आर्मी ऑफिसर्स। और नेफ्ता बॉम्बिंग सीज इंजन्स, ये लोग नेफ्ता बॉम्बिंग भी करते थे, बम वगैरह फेंक दिया कहीं पे, छुप छुप के बम फेंक दिया, ये सारी चीज़ें भी ये लोग करते थे। और इसके अलावा इनके जितने भी इक्विपमेंट्स होते थे, हथियार होते थे, वो लाइट वेट होते थे, जो उठाने में ईजी हो, और पोर्टेबल होते थे। कहीं भी अपना हथियार ले गए, किसी को भी उड़ा दिया, समझ रहे हो। ये इनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं जो कि आप देख रहे हो अभी सामने। ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे अमंग द मंगोल्स एंड अदर नोमैडिक सोसाइटीज ऑल अडल्ट मेल्स। देखो अब इसने चंगेज खान ने एक बात बोली, ठीक है, जो आपका चंगेज खान है इसने बोला जितने भी एडल्ट जो मेल हैं हमारी सोसाइटी के, वो जो फिट लोग हैं, जो पूरा प्रॉपरली बॉडी से फिट हैं, जो मेल हैं, जो 18+ हैं, वो आर्मी में आएंगे ही आएंगे, कंपलसरी है। जब भी उनको बुलाया जाएगा, डिमांड करी जाएगी, जो भी मेल हैं जो कि एडल्ट हो चुके हैं उनको आर्मी में सर्विस देने आना पड़ेगा। चंगेज खान अपने फॉलोवर्स को ना कुछ रिवॉर्ड भी दिया करता था, ठीक है, जैसे जो इसको लोग सपोर्ट करते थे। सो सम इम्पॉर्टेंट पीपल जो चंगेज खान के बहुत क्लोज थे, जो उसके बहुत क्लोज फॉलोवर्स थे, जो उसके लिए बहुत लॉयल रहते थे, चंगेज खान उनको पब्लिकली ऑनर करता था और उनको अपना ब्लड ब्रदर कह दिया करता था। अंडा, ब्लड ब्रदर यानी कि जो लोग उसके लिए बहुत लॉयल थे उसको वो अपना खून का भाई मानता था। अब हम पढ़ेंगे चंगेज खान की आगे की फैमिली। देखो भाई, चंगेज खान तो आपने समझ लिया कैसा था, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चंगेज खान के 4 बेटे थे। पहला बेटा था जोची, दूसरा बेटा था चगताई, तीसरा बेटा था ओगोदेई, चौथा बेटा था तोलोई। तो ये चारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, थोड़ा थोड़ा में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो, चंगेज खान असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग न्यू कॉन्कर्ड पीपल टू हिज 4 सन्स। चंगेज खान ने जितनी भी नई जगहें जीती थी, ठीक है, जहाँ जहाँ भी उसने लोगों को हराया, वो ज़मीन उसने जो जीती थी वो उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने 4 बेटों को दी कि भाई जाओ बेटा तुम संभालो जाकर। जोची, चगताई, ओगोदेई और तोलोई, ये इसके 4 बेटे थे। यहाँ से इसका फैमिली ट्री समझो, ये चंगेज खान है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ इसका फैमिली ट्री। ये चंगेज खान है अपना, 4 बेटे थे, जोची, चगताई,
ओगोदेई, और चौथा बेटा था तोलुई। ठीक है, जोची का बेटा बाटू हुआ, चगताई का कोई आगे नहीं हुआ, ओगोदेई का जो है, ये सब आपको याद नहीं करने। ठीक है, आप इतना याद रखो कि बस इसके जो 4 बेटे थे उसका नाम आपको याद होना चाहिए, जोची, चगताई, ओगोदेई और तोलुई। ठीक है, ये इसके 4 बेटे हैं। सो इन्होंने क्या करा कि भाई जितनी भी जगहें जीती थी उसकी जो टेरिटरीज होती थी उसको उलूस कहा जाता था। देखो भाई, उलूस का मतलब क्या होता है? उलूस का मतलब होता है टेरिटरीज विदाउट बाउंड्री। यानी कि मान लो ये मैंने एक बाउंड्री बना दी कि भाई यहां तक मेरी टेरिटरी है, पर उलूस का मतलब होता है ऐसी जगह जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। तो ऐसी ये उलूस जो है वो उसने अपने बेटों को दिया था कि जिसकी कोई एंड नहीं था, कोई बाउंड्री नहीं थी। तो चंगेज खान का जो रेन था, जो इसका टाइम पीरियड था, उसमें इसने बहुत लोगों को हराया, बहुत लोगों से जीता और अपनी टेरिटरी को बहुत आगे तक ले गया। ठीक है, समझ लो इतने से मंगोलिया को इसने दूर दूर तक फैला दिया था। अब इसके बेटों ने देखो क्या नाश मचाया था। सबसे पहला आता है जोची। ठीक है, जोची जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था जोची। उसको रशिया का एरिया मिला था रूल करने के लिए, स्टेपी वाला, जहां पे घास ही घास थी। लेकिन उसकी टेरिटरी फिक्स नहीं थी क्योंकि वो उलूस थी, यानी कि उसकी कोई बाउंड्री नहीं थी। ठीक है, उसने जितना हो सकता था वो वेस्ट तक जा सकता था, उसके घोड़े जहां तक जा सकते थे वेस्ट में, वहां तक उसने अपना रूल किया, रशिया और उसके स्टेपीज वाले एरिया में। फिर चगताई आता है, जो उसका दूसरा बेटा था चगताई। उसको ट्रांसोक्सिनेनियन स्टेपी का एरिया मिला था। ठीक है, ट्रांसोक्सिनेनियन का एरिया मिला था। अब ये कहाँ पे था मैं आपको बता देता हूँ एक बारी, देखो भाई। ठीक है, ये एरिया जो है ये ट्रांसोक्सेनी जो है ट्रांसोक्सेनिया का एरिया मतलब जो है ये माना जाना है। और ये देखोगे समरकंद आपने अगर नाम सुना हो, ताशकंद अगर आपने नाम सुना हो, थोड़ा नीचे जाओगे हिंदू कुश और काबुल, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ आप आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये उज्बेकिस्तान है। ये पूरा एरिया वेस्ट वाला जो था ये इसको मिला था इसके दूसरे बेटे को। ठीक है, अब तीसरा बेटा आता है ओगोदेई। ओगोदेई का जो बेटा था तीसरा सन, वुड सक्सीड हिम एज द ग्रेट खान। इसको ग्रेट खान बन के आगे बढ़ना था, मंगोल के अंदर मंगोलिया के लोगों को संभालना था। ठीक है, द प्रिंस एस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट कराकोरम आफ्टर एसेशन। इसको जब राजा बनाया गया तो इसने अपनी कैपिटल बनाई कराकोरम। ठीक है, सो ये 3 बेटों के बारे में समझ लिया। चौथा बेटा था तोलोए। तोलोए सबसे छोटा था। तोलोए को क्या मिला? द एंसेस्ट्रल लैंड्स ऑफ मंगोलिया। जो इसके पूर्वजों की जमीन थी ना, जो चंगेज खान की जमीन थी, पूर्वजों की जमीन थी, वो इसको दे दी गई। तो यहां तक समझ आ गया आपको? ये मंगोलिया है अपना। ठीक है, जो कि इसको दे दिया गया कि जा बेटा, जो अपने पूर्वजों की जमीन है उस पर तू जाके बैठ जा। अब आगे हम देखेंगे ट्रेड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ मंगोल्स, कि ये लोग कैसे ट्रेड करते थे, इनका कम्युनिकेशन कैसा था। देखो भाई, चंगेज खान ने एक रैपिड कुरियर सिस्टम बनाया था। कुरियर सिस्टम मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर कोई मैसेज पहुंचाना है, कोई सामान पहुंचाना है, तो इसके कुरियर सिस्टम को याम कहा जाता था। याद रखना, याम। ठीक है, याम का मतलब होता है जो कुरियर सिस्टम था इसका। और इससे क्या होता था, जो दूर दूर के एरियाज थे ना उनको कनेक्ट कर दिया गया कि भाई, क्योंकि फटाफट हॉर्सेस होते थे, घोड़े पर बैठो, दूसरा घोड़ा तैयार रहता था, फटाफट से अपना मैसेज पहुंचाओ और आपका मैसेज, आपका सामान, जो भी कुछ भेजना है वो फटाफट पहुंच जाएगा। तो रैपिड कुरियर सिस्टम था। और इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए जो मंगोल के नोमैड लोग होते थे, जानवर पालते थे, वो अपने जानवरों का 10वां हिस्सा यानी कि 10th हिस्सा देते थे। या तो अपने घोड़े दे दिया करते थे या कोई और जानवर दे दिया करते थे, ताकि ये कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छे से चलता रहे। ठीक है, और ये जो देने वाला सिस्टम था ना, अपना 10वां हिस्सा अपने जानवरों का, उसको कुबकुर टैक्स कहा जाता था। याद रखना, कुबकुर टैक्स का मतलब होता है जो मंगोल लोग होते थे, ठीक है, जो नोमैड होते थे, वो अपना 10th हिस्सा दे दिया करते थे, चाहे घोड़ा दे दें। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इससे क्या है, फायदा बहुत होता था, ये सिस्टम और फास्ट हो गया। सो ये इनका मतलब जो भी जानवर वगैरह से ये जो भी अपना टैक्स दे सकते हैं, हॉर्सेस हो, जानवर हो, वो ये दिया करते थे। ठीक है, कुरियर सिस्टम जो है आगे और डेवलप हुआ। चेंगिस खान की डेथ के बाद भी ये कुरियर सिस्टम चलता रहा, इसकी स्पीड वगैरह और बढ़ गई थी। और जो भी ट्रैवलर यहाँ पे आता था वो देखकर बहुत सरप्राइज होता था कि इतना अच्छा कुरियर सिस्टम कैसे हो सकता है। सो इससे क्या है,
जो आगे के जितने भी ग्रेट खान हुए, जो बड़े बड़े किंग हुए मंगोलियन एम्पायर के, उनको बहुत मदद मिलती थी दूर दूर तक जानकारी रखने के लिए, इंफॉर्मेशन रखने के लिए कि हमारे टेरिटरी के दूर के एरिया में क्या चल रहा है। उसके लिए ये कुरियर सिस्टम बहुत अच्छा था। मंगोल्स आफ्टर चंगेज खान की डेथ हो जाती है। उसके बाद मंगोल्स का हाल क्या हुआ वो देखते हैं। चंगेज खान डाइड इन 1227 में इसकी डेथ हो जाती है भाई। और बाय द मिडल ऑफ 13th सेंचुरी द चंगेज खान्स ड्रीम ऑफ कलेक्टिव रूल, इसका सपना था कि जितने भी इसके भाई हैं, जितने भी इसके बेटे हैं, वो मिलजुल कर रूल करें, एक ही साथ रूल करें। पर ये नहीं हो पाया क्योंकि इसके जितने भी परिवार के लोग थे वो सभी इंडिविजुअल डायनेस्टीज में बट गए। जो 4 बेटे थे ना, चारों की ब्रांच अलग हो गई, सबने अपने अलग अलग एम्पायर बना लिए भाई, आपस में लड़ने लगे इसके बेटे आपस में। ठीक है, अब चंगेज खान तो बेचारा मर गया, इतना बड़ा उसने तुम्हें एम्पायर खड़ा करके दिया 4 बेटों को, और तुमने चारों को अलग अलग अपने आप को अलग डायनेस्टीज में ही बांट दिया। अब मंगोल्स का एक्सपेंशन 2 फेजेस में हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ चंगेज खान। फर्स्ट फेज जो था वो था 1236 से लेकर 1242 तक, जिसमें रशियन स्टेपीज का जो एरिया था, ग्रेसलैंड थे जितने भी, बुलघर का एरिया, कीव का एरिया, पोलैंड का एरिया, हंगरी का एरिया, ये जगहों को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया मंगोल के लोगों ने। सेकंड फेज जो आया एक्सपेंशन का वो था 1255 से लेके 1300 तक, और इसमें चाइना को इन्होंने कुछ हद तक कंट्रोल कर लिया, ईरान और इराक को कंट्रोल कर लिया, सीरिया को कंट्रोल कर लिया। ये 2 फेसेस में इन्होंने अपना एक्सपेंशन के कैंपेन चलाए थे। अब आगे आपको समझा देता हूँ। तो देखो, चंगेज खान की डेथ हो गई थी, अब बाद में इन्होंने कैसे अपने कैंपेन चलाए हैं ना, उसको समझना है अपने को। सो आफ्टर 1260s द ओरिजिनल मोटिवेशन फॉर कैंपेन्स कुड नॉट बी सस्टेन्ड इन द वेस्ट। भाई ये लोग जो हैं वेस्टर्न पार्ट्स जो थे ना, मान लो ये मंगोलिया है, इसके वेस्टर्न पार्ट्स में ज़्यादा ये लोग कामयाब नहीं हो पा रहे थे। अब जो ये चंगेज़ खान के आगे के बेटे वगैरह थे, ये एक जगह है वियना, वेस्टर्न यूरोप और इजिप्ट, वो उनकी रीच से बहुत दूर था। ठीक है, वॉज विद इन द रीच ऑफ मंगोल। ठीक है, वो उनकी रीच में था, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या हुआ वहाँ पे वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये अगर आप देखोगे ये आपका यूरोप है, ठीक है, ये आपका यूरोप का एरिया है, ये आपका इजिप्ट का एरिया है। यहाँ तक तो ये लोग आ रहे थे जो मंगोल्स थे, लेकिन हुआ क्या, देयर रिट्रीट फ्रॉम द हंगेरियन स्टेपीज। लेकिन हंगेरियन स्टेपी तक आते आते, थोड़ा यूरोप तक आते आते उन लोगों को हार का मुंह देखना पड़ा, पीछे जाना पड़ा भाई वहाँ से इनकी आर्मी को हटकर, और इजिप्ट की फोर्सेस जो थी उनने उसको हरा दिया। और इसी से पता चला कि अब मंगोल्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ने वाले हैं और एक नई पॉलिटिकल पावर आने वाली है। तो यूरोप का जो हंगरी एरिया है वो ये वाला एरिया है, देखो भाई, ठीक है, ये हंगरी है। यहाँ तक तो वो फोर्सेस आ गई थी, लेकिन यहाँ से उनको वापस जाना पड़ा हार के। ठीक है, अब आप एक बारी फिर से देख लो, ये चंगेज़ खान का फैमिली ट्री दोबारा से समझा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। चंगेज़ खान है, पहला बेटा इसका जोची है, दूसरा बेटा चगताई है, तीसरा बेटा ओगोदेई है, चौथा बेटा तोलोई है। तो ये इसके 4 बेटे थे। ठीक है, अब इसको आप आगे समझना, ये मैंने क्यों समझाया। 2 रीजन थे, ठीक है, इस हार के। द फर्स्ट वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन विद इन द मंगोल फैमिली। ये जो 4 बेटे थे ना, ये आपस में लड़ते रहते थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे मंगोल्स के कि भाई कौन राजा बनेगा, कौन ग्रेट खान बनेगा। इस वजह से इनकी आर्मी को मोटिवेशन नहीं मिल पाया। भाई अगर आपस में आप सभी लड़ोगे तो आर्मी को मोटिवेशन कौन देगा, कौन आपको पावरफुल समझेगा जब आप खुद ही आपस में लड़ रहे हो। और अगर आप यहाँ पे फिर से देखो, ठीक है, इसके जो 4 बेटे थे ये आपस में लड़ते रहते थे। द सेकेंड रीजन वॉज द जोची। अब जोची कौन था, देखो भाई, इसके फैमिली ट्री से समझ लो। जोची खान पहला वाला बेटा जो सबसे बड़ा बेटा था, ठीक है। द सेकेंड रीजन वॉज दैट द जोची जो बड़ा बेटा था एंड ओगोदेई जो दूसरा बेटा था, lineages वर marginalized बाय द तोलोई ब्रांच ऑफ द चंगेज खान। भाई तोलोई जो था ना, इसका लास्ट सबसे छोटा बेटा, उसने अपने बड़े भाइयों को हरा दिया और वो खुद सब कुछ कब्जा करके बैठ गया। समझ रहे हो, अभी आपस में ही भाई भाई लड़ रहे हैं सारे। जो मंगोल्स थे आपस में इनको भाई भाई की तरह रहना चाहिए, ये आपस में लड़ने लग गए। छोटा छोटा जो इनका भाई तोलोई था वो सबसे लड़ने लग गया। फैक्टर्स ऑफ मंगोल्स डिक्लाइन। मंगोल्स का डिक्लाइन क्यों हुआ उसका फैक्टर आपको समझना है, वो समझ लेते हैं। कुछ तो आपको समझ आ गया होगा।
पहला है वो लोग सिविलाइज नहीं थे भाई ज़्यादा, थोड़े वो बर्बर थे, ठीक है, बर्बरिक थे, और यानी कि सिविलाइज नहीं थे ज़्यादा। बाकी सोसाइटी के जो सेटल्ड लोग थे वो बहुत सिविलाइज थे। दूसरा है कि ये कॉन्ट्राडिक्शंस विद इन मंगोल एंड इम्पोजिंग देयर ट्रेडिशन ऑन एनेक्स्ड टेरिटरीज। जिस भी जगह को ये लोग कब्जा करते थे उधर ये अपनी ट्रेडिशन को जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते थे। भाई जिस बंदे को नहीं पसंद आपका ट्रेडिशन, आप उसको भी अगर जबरदस्ती थोपोगे तो क्या होगा, वो आपकी नहीं मानेगा। तीसरा था मंगोल्स कन्वर्जन टू अदर रिलीजन। पहले तो ये सभी एक ही उसमें रहते थे, मिलजुल कर एक ही रिलीजन फॉलो करते थे, बट धीरे धीरे कुछ मंगोल ने इस्लाम कबूल कर लिया, कुछ मंगोल बुद्धिस्ट हो गए, कुछ मंगोल अलग कोई उसको मतलब फॉलो करने लगे, तो इससे भी इनकी यूनिटी जो थी वो ख़त्म हो जाती है। अब आपको अगर मैं लास्ट चीज़ बताऊं, चंगेज़ खान के अचीवमेंट्स क्या थे एज अ रूलर। उसने मंगोल्स को ऑर्गेनाइज किया था। भाई क्यों उसको ग्रेट खान कहा जाता है, क्योंकि मंगोल्स को ऑर्गेनाइज करा था उसने। मल्टी एथनिक, मल्टीलिंगुअल और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी इस्टेब्लिश करी थी। चंगेज़ खान के टाइम पे जो सोसाइटी थी उसमें अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ रहते थे। तीसरा है फ्रीडम फ्रॉम चाइनीज एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्राइबल वॉर्स। जब चंगेज़ खान आया था ना, चाइना के लोग भी बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते थे मंगोल्स का, तो इसने उस चीज़ से इनको फ्रीडम दिलवाई थी। और इसने ट्रेड रूट्स को दोबारा इस्टेब्लिश किया था, मार्केट्स को दोबारा इस्टेब्लिश किया था, जिससे ट्रेड बढ़ा, पैसा आया मंगोल्स के पास। और इसने बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स बनाकर खड़ी कर दी थी। और इसने एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड ट्रांस कॉन्टिन्यूअल एम्पायर, इतना बड़ा इसने एम्पायर बना दिया, यूरोप तक फैला दिया, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो उसका कुरियर सिस्टम था जिसको याम कहा जाता था, उसके लिए भी इसको जाना जाता है, बहुत फेमस था। तो ये इसकी कुछ टोटल अचीवमेंट्स जो आपको बतानी थी वो मैंने बता दी है। ये इंडिया के ऊपर जो है ये आपका मंगोल का पूरा एम्पायर था, जो कि आप अपने स्क्रीन्स पर देख पा रहे हो। प्रेजेंट डे मंगोलिया की बात करें तो चंगेज़ खान को एक बहुत ग्रेट रूलर माना जाता है, एक इंस्पिरेशन मानते हैं वहाँ के लोग चंगेज़ खान को। ये मूर्ति भी मंगोलिया में ही है, ठीक है। प्रेजेंट मंगोलिया की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट नेशन है और डेमोक्रेटिक नेशन है। चंगेज़ खान को एक नेशनल हीरो समझा जाता है वहाँ पे। भाई आप जाओगे तो उसको नेशनल हीरो कहते हैं, और उसके अचीवमेंट्स को याद रखा जाता है, जो जो उसने अचीव किया था फॉर द मंगोल्स। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर चंगेज़ खान वाला ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, फीडबैक लिख सकते हो, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।